तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं सेम टू सीसीएफ का ईएनवीएस का एक मैराथन, एक वन शॉट वीडियो जिसमें आपका ईएनवीएस का सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का, जिससे आप लोग इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। अब देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करना पड़े। ठीक है, आप लोग बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग सब इससे बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें हम करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर में से, जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, राइट। वो सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, तो आप लोग क्या होगा, इजीली आंसर कर पाओगे, इजीली गुड मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 10 तो वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको हम पूरा प्रिपेयर करवा देंगे, राइट। अब देखिए, सिलेबस जो है हम लोग का बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, ठीक है। 5 चैप्टर है और आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। जिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स करके, यानी टोटल 10, राइट। उसके बाद 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके, जो टोटल हो रहा है 20। उसके बाद 4 क्वेश्चन है आउट ऑफ 6, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, यानी कि 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 4 आंसर करना है, जो कि 5 मार्क्स करके रहेगा, जो अल्टीमेटली मेकअप करेगा 20 मार्क्स को। और ये सारा मार्क्स को ऐड अप करके आप लोग का 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा ईएनवीएस। और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईएनवीएस का फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का रहेगा, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का होने वाला है एनवायरमेंटल एडुकेशन। सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, और जो हम लोग का मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट एरिया है, उसके बारे में जानेंगे एनवायरमेंटल एडुकेशन के जरिए। और उसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम जितना सिंपल लैंग्वेज, जितना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको समझा पाएंगे, जिससे क्या है 3-4 दिन में आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग जल्दी से उसको समझ पाओ और जल्दी से कवर अप कर पाओ, बिकॉज आप लोग को अदर सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। तो हम फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करके यूनिट 1 एनवायरमेंटल एडुकेशन में सीधा चलते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल एडुकेशन, सबसे पहले तो चैप्टर नेम से आप क्या समझते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में जो हम लोग को स्टडीज कराया जाता है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के बारे में, एनवायरनमेंट का नॉलेज जो हम लोग को दिया जाता है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। वो सब के बारे में जो एडुकेशन प्रोवाइड होगा, उसको हम लोग एनवायरमेंटल एडुकेशन बोलते हैं या एनवायरनमेंट एडुकेशन बोलते हैं। और ये आपका फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एडुकेशन? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, ठीक है। अब हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि अब देखिए 5 चैप्टर है, 50 मार्क्स बनाना है, 4 ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बाकी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। अगर ये आपको 2 मार्क्स का दिख जाए तो छोटा सा लिख के आ जाइए, अगर ये आपको 5 मार्क्स का दिख जाए तो ये पूरा लिख के आ जाइए। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखे उतना बड़ा लिख के आइए, सीधी सी बात है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एनवायरमेंटल एडुकेशन क्या चीज है, इसका मतलब बताइए। तो एनवायरमेंटल एडुकेशन क्या है, अभी हम आप लोग को बता दिए। एनवायरमेंटल एडुकेशन क्या है? एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसा फील्ड है, राइट, जिसमें हम लोग एनवायरमेंट के बारे में समझते हैं, जिसमें नेचर का इकोसिस्टम जिस तरह से वर्क करता है और उसका इम्पैक्ट हम लोग के लाइफ में, इन सोशल लाइफ एज वेल एज बिजनेसेस, ठीक है, किस तरह से पड़ रहा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसी पूरा टॉपिक को, इसी पूरा फील्ड को, इसी पूरा नॉलेज को, इसी पूरा सिस्टम को हम लोग एनवायरमेंटल एडुकेशन के नाम से जानते हैं। अब आंसर क्या बोल रहा है वो हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। एनवायरमेंटल एडुकेशन इज द मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके साथ में मैथमेटिक्स भी, राइट। अब मैथमेटिक्स आप लोग को, बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। ये 5-6 सब्जेक्ट्स लिख के आ जाइएगा, जिसको नहीं पसंद है मैथ्स, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या है, इट टीचेस अस हाउ द नेचुरल इकोसिस्टम वर्क्स एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। जो नेचुरल इकोसिस्टम जिस तरह से वर्क करता है और हम लोग उसके हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हैं, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट फॉर एवरीवन। सब के लिए, सभी के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू तबिलसी एक्ट, तबलीसी एक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, तबलीसी डिक्लेरेशन ऑफ 1977, एनवायरमेंटल एडुकेशन इज लर्निंग प्रोसेस दैट इंक्रीजेस पीपल्स नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। इन लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तबलीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, तबलीसी डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल एडुकेशन क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है जो क्या बढ़ाता है? पीपल का नॉलेज और अवेयरनेस, किसकी रिगार्डिंग? एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल एडुकेशन है तो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बढ़ाएगा। साइंस के बारे में या फिजिक्स के बारे में या आपका बिजनेस के बारे में तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं बढ़ा के देगा, क्लियर।
और इसमें क्या होता है, कुछ स्किल्स डेवलप करवाया जाता है एनवायरनमेंट का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाया जाता है एनवायरनमेंट के लिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, एनवायरनमेंट के लिए, राइट। जो हम लोग अच्छा रिस्पॉन्सिबल मतलब एक पर्सन बन के रहे, अपना एनवायरनमेंट के बारे में सोचे और कुछ अच्छा करे, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज। इंडिविजुअल्स को क्या हेल्प करता है, एनवायरनमेंट में जो इश्यूज है वो सब समझने के लिए, और उस सबके लिए प्रॉब्लम्स जो आ रहा है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अप्लाई करने के लिए। यही है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। वाओ, चलिए, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई इज एनवायरमेंटल एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ के जाइए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं इस वीडियो में आप लोग को करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को लग रहा है एक्सप्लेन करने लायक है, जो आप लोग समझने में प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज आप लोग के पास ये ऑप्शन है, आप लोग को ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसके साथ में हम लोग लिंक अटैच कर देंगे, ठीक है। जा करके नोट्स देखिए, नोट्स पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो वो आप लोग जो है कवर कर पाओगे। समझ में आ रहा है, ये कुछ भी मत छोड़िए, आप लोग टाइम दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। ये हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये वीडियो देखने आ गए हैं तो और भी वीडियो देखने आ ही जाइएगा, ठीक है। और इसमें कॉन्टैक्ट करके जो भी डिटेल्स आप लोग को चाहिए वो ले लीजिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम वगैरह पे जा सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एडुकेशन, राइट। एनवायरमेंटल एडुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनवायरमेंटल जो आपका एडुकेशन है उसका मेन मोटिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मेरा मेन मोटिव क्या है, ठीक है, क्यों कराया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स है, नंबर 1, टू डेवलप अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाना है किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, किसके बारे में, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड इट्स वेरियस प्रॉब्लम्स। टू हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। स्टूडेंट को क्या रियलाइज करवाना है, रिलेशनशिप जो है ह्यूमंस और एनवायरमेंट का, उसके बारे में रियलाइज करवाना है। टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट सोशल नॉर्म्स दैट सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सोशल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब है सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। जो अनसेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में अवेयर करवाना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। समझ में आया। टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, कि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड का ये मतलब है कि एनवायरमेंट को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, अपना आसपास का साफ सफाई, ये सब चीज़ का हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। टू डेवलप स्किल्स नीडेड टू अचीव द एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एडुकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एनवायरमेंटल एडुकेशन है उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सब डेवलप और अचीव करवाना, राइट। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स टू सॉल्व एनवायरमेंटल इशू। उन लोगों को प्रॉपर स्टेप्स सिखाया जाए जिससे वो लोग एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व कर सकें। टू एनकरेज क्यूरियोसिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स सो दे आर मोटिवेटेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या करना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है ताकि वो लोग एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेयर और रेडी रहे, राइट। Create opportunities for students to participate in decision making about environmental matters। अपना जो environment है उसका regarding जो आप decision making होता है कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, वो जो आपका decision making power है उसको develop करना है, right। To build ability to use skills knowledge to solve environmental problems, environmental problem को solve कराने के लिए जो skills वगैरह चाहिए वो सब apply करना है। और टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट को किस बारे में अवेयर करवाना है, एनवायरनमेंट का फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में अवेयर करवाना है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मत पढ़ के जाइए, हम बोल रहे हैं बार बार पढ़ के जाइए, सब पढ़ के जाइए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 10 पॉइंट मोर देन इनफ है। 10 पॉइंट अगर आप सही से लिख के आते हो तो मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, अगर आपको आंसर शॉर्ट लग रहा है तो आप और बढ़ा के आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में जितना मार्क्स मेंशन है उससे ज्यादा मार्क्स तो मिलेगा नहीं किसी को, राइट। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ एनवायरमेंटल एडुकेशन, क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव एनवायरमेंटल एडुकेशन, एनवायरमेंटल का एडुकेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, क्वेश्चन से अपार्ट अगर के हम बात करते हैं, सबसे पहली बात ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को सिविक सेंस लाना है पीपल के अंदर, राइट। पीपल के अंदर सिविक सेंस वो चीज का कमी है। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो सिविक सेंस होना चाहिए कि पौधा लगाना है, राइट,
ग्लोबल वार्मिंग है, इस सबसे प्रोटेक्ट करना है खुद को, एनवायरनमेंट को, अपना आने वाला जनरेशन्स को। तो वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग को पूरा प्रॉपर नॉलेज जो है रहे। और उसके बाद मतलब अपना लाइफ को इम्प्रूव करना। आप ये सब क्यों करेंगे? अगर आपका आसपास का परिवेश सब कुछ साफ रहता है तो आप भी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं। आपका लाइफ जो है वो बेटर स्टैंडर्ड, बेटर एयर बोल सकते हैं। अब जब अच्छा हवा इनहेल करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, साफ एनवायरनमेंट रहेंगे, तो आप लोग क्या होगा, रोग बीमारी नहीं होगा या तो बहुत कम होगा, राइट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के बाहर जो बोले वो भी आप क्वेश्चन के अंदर लिख के आ सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोल रहे हैं वो समझा देते हैं, है ना। प्रोटेक्टिंग नेचर, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट, नेचर को बचाना। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचेस अस हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट। क्या बता रहा है कि अपना प्लैनेट का ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से रखना है, विच कीप्स नेचर हेल्दी फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। नेचर को किसके लिए हेल्दी बनाना है? प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, ह्यूमंस के लिए, अपने लिए, और एनिमल्स जो जानवर जीव जंतु हैं उनके लिए भी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम लोग एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ पाए और इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। और इसको हम लोग एकदम जो टैकल होता है, जो हम लोग प्रॉब्लम्स आने वाला जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग इजीली टैकल कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग को इंपॉर्टेंट है ये करना, क्लियर। अगला आते हैं बिल्डिंग अवेयरनेस। बिल्डिंग अवेयरनेस, by learning about the environment more people become aware of how important it is to protect it। जब हम लोग environment के बारे में जानते हैं, जब हम लोग उसके बारे में aware हो जाते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को कितना जरूरी है अपने environment को बचाना और प्रोटेक्ट करना, क्लियर। इससे क्या होता है, मोर पीपल इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, यानी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं जिससे अपना एनवायरनमेंट को बेनिफिट हो सके। क्रिएटिंग बेटर हैबिट्स, अच्छा हैबिट्स बनाना। देखो साफ सफाई रखना, ठीक है, बहुत अच्छा हैबिट है। और इसी तरह से हम लोग को और भी एवरीडे हैबिट्स बनाना पड़ता है, राइट। एवरीडे हैबिट्स बनाओगे, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन उठे और एनवायरनमेंट के लिए हम खड़े हैं, सर आप आगे बढ़िए हम आपके साथ है। कुछ नहीं होगा भाई। कुछ अच्छा करना है तो रोज करना होगा, कुछ बड़ा करना है तो रोज करना होगा, और सबको करना होगा। हर छोटा छोटा एफर्ट मैटर करता है। तो क्या हो रहा है, it encourages to make everyday choices that are better for the environment like recycling और using less water। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमको बता दीजिएगा कमेंट करके, हम जितना पॉसिबल हो आंसर करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग अ हेल्दी फ्यूचर, हम लोग एक हेल्दी फ्यूचर इंश्योर करना है, एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, राइट। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दैट द फ्यूचर जनरेशन विल हैव क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट टू लिव इन। फ्यूचर जनरेशन के लिए क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट बनाना है। समझ में आ रहा है? बनाना तो पड़ेगा ही। कितना लोग कितना क्या फॉलो कर रहा है। देखिए लोग अपना लाइफ भी डिस्ट्रॉय करता है, अपना खराब हैबिट से, अपना खराब नेचर से, अपना खराब बिहेवियर से, ठीक है। लेकिन अपना जो आने वाला जनरेशन है, जो हम लोग का कंट्री को आगे लेके जाएगा, जो आपका नाम लेके आगे जाएगा, राइट, उन लोग के लिए, आपका खुद का आने वाला ब्लड लाइन के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा करने का कोशिश, दैट इज दिस इज ऑल अबाउट दैट। मतलब इसी के रिगार्डिंग सब कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही है। उसके बाद एनकरेजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है, अलग अलग जगह के पीपल, अलग अलग फील्ड्स के पीपल, वो लोग सब क्या होते हैं, जुड़ करके इसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बोल रहा है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प द एनवायरमेंट। लोग को जोड़ रहा है, किस लिए, कुछ ऐसे काम के लिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। समझ में आया? विच कैन स्ट्रेंथन कम्युनिटीज। ये क्या होता है, आपसी कम्युनिटीज में जो आपका मेल मिलाप है उसको बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ कर देता है उन लोग का रिलेशनशिप को, एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इससे क्या हो रहा है, नेचर में अल्टीमेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। समझ में आया? सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक चले उसको हम लोग सस्टेनेबल बोलते हैं। समझ में आया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कांस्टेंट, लंबा चलने वाला डेवलपमेंट के मतलब सपोर्ट, डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट मीट्स आवर नीड
विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब हम लोग को अपना नीड को इस तरह से फुलफिल करना है, मतलब इस आइडियोलॉजी से रिसोर्सेज को यूज करना है कि आने वाला जनरेशन भी अपने अकॉर्डिंग उस चीज को यूज कर पाए। ठीक है, किसी चीज को मतलब वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी रिसोर्सेज को। समझे क्या बोल रहे हैं? तो इसी के साथ इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ खत्म हो गया। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। ये है, ठीक है, तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने बोला गया है। ठीक है, शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट बोला है सर, इतना बड़ा आंसर है। इतना बड़ा आंसर आपको लिख के तो आना है नहीं, ठीक है, इतना बड़ा आंसर 5 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनाता है। 5 मार्क्स लाने के लिए इतना बड़ा आंसर लिख के, तो इसमें जो बहुत सारा पॉइंट्स है आप लोग के काम करिए ना, मर्ज करके छोटा पॉइंट अपने वर्ड्स में लिख के आइए। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी करके नहीं लेना है, समझ में आया? यहाँ क्लास हो रहा है ताकि आपको हम चीज समझा पाए और आप उस चीज को अपने हिसाब से वहां प्रेजेंट कर पाए। समझे ना क्या बोल रहे हैं? चलिए समझ तो रहे होंगे आप लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। अब देखो क्या है, तिब्लिसी डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट हुआ था? यहाँ पर ऊपर में 1977 दिया है तो वही होगा। यस, इट वाज अडॉप्टेड इन 1977। ठीक है, कौन सा महीना था सर? अक्टूबर महीना था सर। कब हुआ था सर? 14 से लेके 26 तारीख तक। ठीक है, 14 से लेके 26 तारीख तक। तिब्लिसी क्या है? जॉर्जिया का कैपिटल है। समझ में आया? जॉर्जिया एक जगह है, उसमें जो कैपिटल है उसका तिब्लिसी। वहां पर ये वाला डिक्लेरेशन हुआ था 1977 में, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के रिगार्डिंग था और एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग था, जिसमें यूनेस्को ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? चलिए आंसर क्या बोल रहा है वो पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग कि आंसर बोलना क्या चाहता है। The Tbilisi Declaration was adopted at the world's first intergovernmental conference, यानी कि इसमें मल्टीपल कंट्रीज का गवर्नमेंट इन्वॉल्व था, ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्ड इन तिब्लिसी, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया में, फ्रॉम अक्टूबर 14 to 26 1977, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को एंड यूएनईपी। ठीक है, यूनेस्को और यूएनईपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। की बात क्या है? इट वॉज रिकॉग्नाइज। देखिए अब जो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ ना, जिस तरह से आप लोग को पॉइंट्स नहीं लिख के आना है, आप लोग मर्ज करके भी लिख के आइएगा तो हो जाएगा। समझ में आया? अब की पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, गोल्स क्या था, फोकस एरियाज क्या था, टारगेट ऑडियंस कौन था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या था, तो इसका भी सारा पॉइंट्स, आपको सारा पॉइंट्स लिख के नहीं आना है, इसको भी मर्ज कर दीजिए, इसको भी एक आप पैराग्राफ बना दीजिए 2 से 3 लाइन का, वही इनफ हो जाएगा। या तो इस सब को भी मर्ज कर दीजिए, उसको भी आप मतलब नॉर्मल एक पैराग्राफ बना करके लिख सकते हैं। लेकिन क्या, पॉइंट्स लिखने से स्कोरिंग बेटर होता है, पॉइंट्स लिखने से मार्क्स स्कोर करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। समझ रहे ना? चलिए आगे पढ़ाते हैं। It recognized the vital role of environmental education in preserving and improving the world's environment and supporting balanced development of communities. वर्ल्ड का एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और वर्ल्ड का जो बहुत सारा कम्युनिटीज है उसका बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। अब डिक्लेरेशन था, क्या था डिक्लेरेशन, क्या प्रोवाइड किया? द डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। फ्रेमवर्क यानी जो उसका ये है, नींव है, ठीक है, जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना चाह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या क्या चीज के अकॉर्डिंग वो रहेगा, क्या नेचर रहेगा, राइट। और गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिक्लेरेशन क्या किया? प्रोवाइड किया। इसके लिए फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया, राइट, एट ऑल लेवल्स, लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल, फॉर ऑल एज ग्रुप्स, हर उम्र का पीपल के लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए सबको एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया सबको। और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एज के लोग को अपना एनवायरनमेंट के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर है, यानी कि अवेयर और रेडी रहना चाहिए। समझ गए? It emphasized that environmental education should be considered the environment in its totality. Should consider the environment in its totality. ठीक है, मतलब टोटल environment का बात हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक दिन का वेदर या
कुछ दिन का क्लाइमेट, मतलब कुछ साल का क्लाइमेट ऐसा नहीं, टोटल जो अभी है एनवायरनमेंट का हाल, जो आगे चल के हो सकता है, उस सब के बारे में बात होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, सब कुछ लेकर के ये बात होगा। समझ में आया? द तबलीसी एक्ट या टेबलरेसी, बार बार मैं एक्ट बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। द तबलीसी डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन, इसको एक माइलस्टोन माना जाता है, शेपिंग ग्लोबल एफर्ट्स एंड पॉलिसीज। किसके लिए? ग्लोबल एफर्ट और पॉलिसीज को शेप कर रहा है, यानी बना रहा है, ठीक है, ढांचे में डाल रहा है। किसके लिए? एनवायरमेंटल एडुकेशन के लिए। समझ गए? एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, एक कांस्टेंट, एक लंबा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए हम लोग उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और इसको हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, बस रीड आउट कर दे रहे, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। की पॉइंट्स में क्या है? गोल्स, क्या क्या गोल्स था? अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के बीच में, नॉलेज क्रिएट करना, सब लोग को नॉलेज देना एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि वो लोग अवेयर हो जाए, ठीक है। एटीट्यूड, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना है। स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम है कुछ, उसको सॉल्व करने के लिए, कुछ आप माइल्ड लेवल पे ही ले लो, लोकल लेवल पे या बिग लेवल पे, वो सारा स्किल्स को क्या डेवलप करवाना, ठीक है, ताकि वो लोग आइडेंटिफाई और सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को। पार्टिसिपेशन, लोग को पार्टिसिपेट करवाना, मतलब वो लोग, ताकि वो लोग रेडी रहे कि अगर एनवायरमेंटल में कुछ जरूरत पड़ रहा है कुछ एक्टिविटीज में, तो वो हम परफॉर्म करने के लिए रेडी रहे। फोकस एरियाज क्या था? ग्लोबल एंड लोकल इश्यूज और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब ग्लोबल और लोकल इश्यूज क्या था? ठीक है, लोकल इश्यूज में हो गया आपका सिटी का पोल्यूशन, राइट, या आपका सड़क का गंदगी, ठीक है। अब सिटी का पोल्यूशन मतलब हम एयर पोल्यूशन का बात कर रहे थे, सड़क का गंदगी, साफ सफाई, किस तरह से रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में वो। और ग्लोबल लेवल पे भी जिस तरह से आइसबर्ग्स पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वो सब के बारे में, राइट। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये है कि एनवायरमेंटल एडुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये सब कुछ के बारे में, सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को काम करना होगा। समझ गए? इट शुड कंबाइन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज टू फुल्ली अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसका टारगेट ऑडियंस कौन था? एवरीवन, सारा एज ग्रुप का, ऑल जेंडर, सब तरह का लोग इसका टारगेट था। इसको क्यों मतलब बताया जा रहा था? ताकि हर कोई एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर पाए और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ अच्छा करने का भावना क्रिएट कर सके। समझ गए? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये है कि एनवायरमेंटल एडुकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सबको एनवायरमेंटल एडुकेशन प्रोवाइड करना है, एनवायरमेंट को ग्रो करना, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि सबको हमेशा कंटिन्यूअसली इसको समझते रहना होगा, सीखते रहना होगा, स्किल्स डेवलप करते रहना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना होगा। समझ में आया? और इसी के साथ आपका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल एडुकेशन। अवेयरनेस और एडुकेशन, देखो सबसे पहले एनवायरमेंटल को तो मारो तुम लोग गोली, ठीक है, और अवेयरनेस से बात करो और एडुकेशन से बात करो कि भाई तुम लोग दोनों हो क्या। अवेयरनेस का मतलब क्या है? किसी चीज के बारे में जानना। समझ में? किसी चीज के बारे में अगर हम लोग सुनते हैं, जैसे सपोज मेरे मैं किसी के संग कुछ बात कर रहा हूँ, अब कोई थर्ड पर्सन आके कुछ पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में सुना है, कोई एक टॉपिक लेकर के, अगर मैं सुना हुआ होता हूँ तो दैट मीन्स आई एम अवेयर ऑफ दैट थिंग, मतलब मुझे उसके बारे में पता है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, ठीक है। एडुकेशन क्या चीज है? उस चीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज रखना, ठीक है, बढ़िया ग्रैस्प होना उस चीज में, उसको बोलते हैं एडुकेशन। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन है अवेयरनेस और एडुकेशन का। तो जब बात एनवायरनमेंट पे आता है, जब बात कहाँ आता है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे और एनवायरमेंटल एडुकेशन पे, तो किस तरह से ये लोग डिफरेंस है, ये थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। डेफिनेशन क्या है? नोइंग अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट। और एडुकेशन क्या है? लर्निंग अबाउट, ये जानना है, ये सीखना है। इसको जानना कहते हैं, इसको सीखना कहते हैं। फोकस क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना है स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, यहाँ पर डिटेल नॉलेज और स्किल्स डेवलप करवाना है। पर्पस क्या है? लोगों को उनके एक्शंस के बारे में कॉन्शियस बनाना, कि मतलब
आप जो कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में जान लीजिए। मतलब आप कॉन्शियस हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सही है कि गलत है। यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना है कि इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है। स्कोप क्या है, ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट इश्यूज है। जनरल नॉलेज की एनवायरनमेंट में ग्लेशियर्स बहुत पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ये हो गया, इस साल का टेम्परेचर इतना हाई पे गया। अब यहाँ क्या डेप्थ स्टडी है एनवायरमेंटल सिस्टम्स का कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मतलब आपका जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बढ़ गया है, ओजोन लेयर कमजोर पड़ रहा है, राइट। जिस तरह से घर में अभी मतलब रेसिडेंशियल एरियाज में हीट प्रोड्यूस होता है, फिर रोड से आपका जो हीट डिफ्लेक्ट होता है, वो सब चीज के बारे में पूरा एकदम डिटेल स्टडी, वो इसका स्कोप है। अप्रोच क्या है, इनफॉर्मल लाइक न्यूज और सोशल मीडिया, ठीक है। और इसमें क्या है, फॉर्मल वर्कशॉप्स में होता है, ट्रेनिंग कैंपेन्स में होता है, स्कूल कॉलेजेस में होता है। गोल क्या है, इमीडिएट चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है। इससे क्या है, आपका कुछ कुछ बिहेवियर में इमीडिएट चेंज आ जाएगा। लाइक आप बहुत अच्छे से कोई आपको अवेयर कर दे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ अच्छा कुछ आप सीख जाओ, तो आप कुछ टाइम के लिए स्टिमुलेटेड रहोगे कि हाँ मेरे को याद रहेगा ये चीज। लेकिन इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और सोल्यूशन देना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इम्पैक्ट के लिए जब सोचोगे कि आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम अभी से कैसे कवर अप दे सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब के लिए प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल क्या है, अ कैंपिंग अबाउट रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज। एग्जाम्पल क्या है, हम पढ़ा रहे हैं जो आपको, ये एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल एजुकेशन। टारगेट ऑडियंस कौन है, जनरल पब्लिक और स्पेसिफिक ग्रुप्स। इसका स्टूडेंट्स और जो इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहता है उन लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब कैसा, स्टूडेंट्स मतलब जो एनवायरमेंटल सिर्फ स्टडी कर रहा है वो लोग नहीं, हर तरह का स्टूडेंट, हर तरह का स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना चाहिए। मेथड्स यूज, पोस्टर, सोशल मीडिया, पब्लिक टॉक्स, न्यूज। इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आउटकम क्या है, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी बढ़ जाता है इश्यूज के रिगार्डिंग। इसका क्या है, नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाता है, जो कि आप लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पर हो जाता है कवर। और इसके साथ हम लोग अब चलेंगे आप लोग का जो अगला यूनिट है उसको स्टार्ट करने के लिए, जो कि आपका रहेगा यूनिट 2, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरमेंट। तो आप लोग का यूनिट 2, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये स्टार्ट कर देते हैं। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाते हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी कर लीजिए। जिसको और ज़्यादा जल्दी है वो 2x कर लीजिए, जिसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बचा हुआ है, मेरा इंग्लिश वाला वीडियो देख लिए ऑलरेडी, तो भाई उन लोग 1x में कर लीजिए, और स्लो करना है 0.5x में कर लीजिए, ठीक है। बहुत बात हो गया, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, रूल्स एनवायरनमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाला है वो सब के बारे में बताएगा, वो सब के बारे में आप लोग को अवेयर करेगा, यही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ क्या है, एनवायरमेंटल लॉ क्या है, एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट लॉज इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है इंडिया का, मतलब इंडिया में एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, उसके बारे में मेंशन करो, ठीक है। जल्दी से मेंशन कर देते हैं फिर। एनवायरमेंटल लॉ क्या है, एनवायरमेंटल लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, किसके लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। These laws are designed to prevent pollution, किस लिए, prevent pollution, conserve natural resources and ensure a clean and healthy environment। नेचर को, अल्टीमेटली नेचर को प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन प्रिवेंट करना है, और एक क्लीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है। क्लियर। क्या क्या सब इंपॉर्टेंट लॉज क्या है इंडिया में, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज क्या है इंडिया में, वह पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या करता है, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में बताता है। एयर एक्ट, द एयर एक्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जो 1981 में आया था। ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड्स को मेंटेन और रेगुलेट करने के रिगार्डिंग, जो एमिशंस होता है व्हीकल्स में, जो पोल्यूशन लेवल्स है उसके रिगार्डिंग में सबको एडुकेट करता है। उसके बाद है द वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट था 1974 में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये भी सेम काम है। दिस लॉ एम्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। इसका काम क्या है, वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग अवेयर करना, बाय रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, क्या चीज पे मतलब देख रेख करता है, किस तरह से वाटर बॉडीज में कौन सा डिस्चार्जेस हो रहा है, क्या चीज फेंका जा रहा है, क्या कंपनीज किस तरह का केमिकल उसमें मिला रही है, मतलब पानी में डाल दे रही है, कचरा डाल रहा है किस तरह से, वो सबको कंट्रोल करना। क्लियर। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या है, अपना जो नेचुरल जो हैबिटेट्स है वाइल्ड एनिमल्स का, वो सब बर्बाद ना हो, जंगल बचाया जाए,
राइट। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है और जो करेंट स्पीसीज भी है जो आगे चल के एंडेंजर्ड ना हो जाए, वो सबको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में आया था। ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए पढ़ाया गया है और बताया गया है। अब ये सारा जो लॉज है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एडुकेशन के लिए, एज वेल एज अपना पूरा एनवायरमेंट को बचाने के लिए। समझ में आया? पहला क्वेश्चन डन है। सर बहुत टाइम नहीं लेंगे सर, हम आप लोग का बहुत टाइम नहीं लेना चाहते हैं, राइट। आप लोग के पास मेजर सब्जेक्ट्स भी है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो हम बहुत टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो लोग नेक्स्ट शेड्यूल से क्लासेस लिए हैं उन लोग का तो मेरे हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए और 2-3 बार रिवीजन भी हो गया होगा होपफुली, राइट। तो चलिए बढ़िया बात है। और जो लोग नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है भाई, जाइए कांटेक्ट करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ये आप लोग का नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया? ठीक है, क्या है अलग अलग तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इंडिया में। तो सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, एयर पोल्यूशन का कुछ रूल्स है, ठीक है। फैक्ट्रीज से कितना पोल्यूशन आएगा, व्हीकल से कितना पोल्यूशन आएगा। जो लोग के पास बाइक होगा उन लोग को पता है कि बाइक का और कार का, स्कूटी का हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो कि 6 मंथ टू 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है, शायद 1 ईयर रहता है शायद। तो उसको हम लोग को बनाना पड़ता है पॉल्यूशन पेपर। इससे क्या है, ये हम लोग को गवर्नमेंट को अपडेट करना पड़ता है कि मेरा व्हीकल अभी भी जो एमिशंस है उसका पॉल्यूशन लेवल लो है और अंडर कंट्रोल है। समझ में आया? इस तरीके से फिर वाटर पोल्यूशन का भी रूल्स है। ये भी सारा फैक्ट्रीज वगैरह जो है उन लोग मतलब बनाता है कि उन लोग कितना कचरा डंप कर रहा है पानी में, वाटर बॉडीज में, वो सब के रिगार्डिंग भी करना पड़ता है, ठीक है, और वाटर को सेफ रखने के लिए। क्लियर? उसके बाद क्या आ जाता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स को बचाना है। अब देखो जंगल काटोगे तो जानवर यहाँ पर शहर में आएगा, फिर सब मरोगे तो फिर बोलोगे नहीं कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं किए थे। भाई किए हो, इंसान हो, सब सब मिलके सब, वी ऑल आर ब्लडेड इन द सेम हैंड्स, मतलब वी ऑल हैव सेम हैंड्स। सीधी सी बात है, हम लोग अगर जानवर को मार रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी एक्स वाई जेड इंसान हो, ह्यूमैनिटी इज गेटिंग किल्ड। सीधी सी बात है भाई। उनका घर घर नहीं, मेरा घर घर। बिग बॉस में आया था ना ऐसा कुछ, खैर छोड़िए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, these prevent cutting down forest and help manage forest areas to protect trees and wildlife। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन किस पे ध्यान देता है? फॉरेस्ट एरियाज को बचाने में और प्रोटेक्शन करने में उन लोग का, ताकि ट्रीज वगैरह ना काटा जाए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या है? प्रोजेक्ट असेसमेंट है। बिफोर स्टार्टिंग बिग प्रोजेक्ट्स, ये रूल से क्या होता है, वो लोग चेक करते हैं कि उन लोग से मतलब अगर ये प्रोजेक्ट वो लोग स्टार्ट करें यहाँ पर बनाए तो इन्वायरमेंट पे कितना हार्म होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, और उसको मतलब नया नया तरीका निकालते हैं ताकि उसका जो डैमेज है उसको कम किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेस्ट डिस्पोजल के रिगार्डिंग में बहुत सारा रूल्स हैं जो कि हमको अच्छे से पता है कि कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। दिस रूल्स मैनेज हाउ वेस्ट इज कलेक्टेड, ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कीप एरियाज क्लीन। अपना एरिया को साफ रखने के लिए ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से जो कचरा हम लोग कलेक्ट और डिस्पोज करते हैं। इसके साथ आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डन है। फिर क्या आता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल रूल्स। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ले लो, ठीक है। नहीं आया तो ये मत बोलना कि सर आप बोले थे नहीं आया, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आने का चांसेस बहुत हाई है इस बार। Implementing environmental rules can be challenging due to several problems। मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता है एनवायरमेंटल रूल्स लगाने के लिए। क्यों? पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। पीपल और बहुत सारा जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना होगा, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है रूल्स, ये सब उन लोगों को पता नहीं होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ या पैसा नहीं है कि सारा रूल्स को प्रॉपरली वो लोग कंट्रोल कर पाए या एनफोर्स कर पाए, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। वीक एनफोर्समेंट, रूल्स को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाया गया कि ये रूल तोड़ोगे तो इतना फाइन है या ऐसा ऐसा सजा होगा। अगर वो स्ट्रिक्टली मतलब थोप दिया जाए लोगों पे, ठीक है, एनफोर्स कर दिया जाए, तो क्या पता सब कुछ बेटर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो है नहीं। करप्शन, ठीक है, पीपल इन पावर इग्नोर और बाईपास रूल्स फॉर पर्सनल गेन।
सबको पता है, सब जगह होता है, हर चीज में, सिर्फ एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग नहीं है, ये किसी भी चीज के रिगार्डिंग है, राइट। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इनफ जो आप लोग को फैसिलिटीज चाहिए, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये सब चीज करवाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, वो सब अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? रेजिस्टेंस टू चेंज, बिजनेस और पीपल अभी भी वो ओल्ड माइंडेड है, ठीक है, ओल्ड माइंडेड पीपल लोग जल्दी चेंज होना नहीं चाहता है, जैसा वो लोग रहते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, तो वो लोग वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो लोगों को अभी का जो काम है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब इनकन्वीनियंट या फिर कॉस्टली लग रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे लोग को समझना और फॉलो करना मतलब उन लोग का बस में ही नहीं, उन लोग का क्षमता का बाहर है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम नहीं करता है, ठीक है। सपोज वाटर सेव करने के लिए, ठीक है, कुछ है, हाँ, व्हीकल नंबर, जैसे आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए व्हीकल को नंबर्स रिड्यूस करो, इलेक्ट्रिक ज़्यादा खरीदो, ये सब जो कैंपिंग्स चलाता है, ठीक है। ये जो कैंपिंग्स है, ई व्हीकल कैंपिंग से वाटर, ये लोग साथ में काम नहीं करते हैं। साथ में काम नहीं करने से क्या होता है, साथ में काम नहीं करने का वजह से कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं है, अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो लोग ही, जब आप लोग आपस में नहीं जुड़ सकते हैं तो आप लोग 1000 लोग को जोड़िएगा कैसे? समझ रहे हैं? यही है आपका तीसरा चौथा जो भी था। के बाद इस पे आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, ठीक है। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन एक्ट 1972 इन इंडिया एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये तो बाद की बात है, ये जो है ना फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की जगह इंपॉर्टेंस भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इसको लाया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड प्लांट थ्रू आउट इंडिया। वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को और प्लांट्स को ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये क्या लाता है? एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करा है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को और उनका हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? इससे क्या होगा? हंटिंग कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, हंटिंग को रोक लगाया गया, ठीक है। उससे जो आप लोग का राइनोस को मारा जाता था उन लोग का हॉर्न्स के लिए, ठीक है, अभी भी बहुत सारे एनिमल्स है उन लोग को मारा जाता है फॉर देयर स्किन, फॉर लेदर, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके रिगार्डिंग ये सब लाया गया था और होल कंट्री में ये लागू हुआ। मेन फीचर्स क्या है? हंटिंग, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल्स इज प्रोहिबिटेड। कुछ शेड्यूल बनाया गया, उसमें बहुत सारा वाइल्ड एनिमल है, उसका हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज लाया गया, जहां पर सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब है, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया, उन लोग को होम प्रोवाइड किया गया। अभी जैसे अनंत अंबानी में एक बनाया ना, एक सेंचुरी, है ना, तो वो वाला उस तरह का चीज गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी बहुत सारा है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। और क्या है? रेगुलेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ट्रॉफीज टू परमिट एंड लाइसेंस। हाँ, अब जो आपका वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड होता है, जो आपको जंगल से वुड्स, कुछ ऐसा रेयर हुआ, कुछ ऐसा मेडिकल हर्ब्स हुआ, एनिमल का लेदर्स हुआ, ये सब का जो एक्सपोर्ट है वो सब पे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल लाया गया, रूल्स लाया गया, ताकि मतलब जानवर को मार करके बेचा वेचा ना जाए, राइट। ये सब पे कंट्रोल लाया गया। फिर इंट्रोड्यूसेस 6 शेड्यूल फॉर वायरिंग लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, शेड्यूल 1 से 6, 6 शेड्यूल लाया गया, राइट। इसमें 1 और 2 बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन और पेनल्टी वाला रूल्स है। इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा इसको, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और उनका हैबिटेट को। और क्या है? और इसी तरह का और भी कुछ पॉइंट्स दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्या, एक तो ये बता देते हैं, लेट टू क्रिएशन ऑफ बॉडीज लाइक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सारा अथॉरिटीज बनाया गया। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 5 ऑब्जेक्टिव्स इनफ होगा, 6 लिखा हुआ है, आप 6 पढ़ के जाइए, क्या पता है भूल जाए। समझ गए? 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ बैड पॉइंट।
लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव मत लिखिएगा, अच्छे से एक डेफिनेशन छोटा सा दे दीजिएगा 2-3 लाइन का, जिससे कि आंसर भी बड़ा हो जाएगा और प्रॉपर आंसर होगा। समझ गए? चलिए, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इंश्योर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मेंटेन करना है, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी मेंटेन करना है वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को बचाने के लिए। रेगुलेट, कंट्रोल हंटिंग एंड प्रिवेंट पोचिंग। ठीक है, कंट्रोल्ड हंटिंग करना है, ठीक है, रेगुलेट करना है कि मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो शेड्यूल में लिखा हुआ स्पीशीज है या एनिमल्स बर्ड्स वगैरह है, उन लोग को ना मारा जाए। समझ में आया? इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस लाया गया। टू मैनेज एंड डेवलप वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रमोट करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारा नेशनल पार्क्स हो गया, वो सब में बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का एनिमल्स रहता है, मल्टीपल तरह का आप लोग को स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दिखेगा, वही मतलब बताया जा रहा है। कंजर्व एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। To control and regulate trade in wildlife, animal product and trophies to prevent illegal wildlife trade. Illegal wildlife trade को पूरा तरीके से रोक लगा दिया गया। To create awareness and promote the conservation of wildlife among people. वाइल्ड का प्रोटेक्शन के लिए लोगों के अकॉर्डिंग अवेयरनेस बढ़ाया गया। देखिए, ये सब भी नोट्स में आप लोग को सब मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, टाइम है तो पूरा पढ़िए। देखिए, ऐसे भी आपको पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना है। समझ में आए? बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और ये सब देखिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग को। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कराए थे कि नहीं भी कराने से चलता, आप लोग सब एकदम अच्छा से वाकिफ है इस सब्जेक्ट से, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, लेकिन करवा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करवा देंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उसको याद रह जाएगा, रिटेन कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। समझ में आया? और कुछ नहीं है। ये प्रोडक्शन एक्ट नहीं, पहला बात तो ये प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको काट के इसे कर देते हैं, प्रोटेक्शन। व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड आल्सो डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स। इसका ऑब्जेक्टिव और फीचर्स को डिस्कस करना है। पहले तो ये क्या है, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और फीचर को डिस्कस करिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले ये क्या बता देते हैं, एक्ट भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बाद बनाया गया, ठीक है, आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986, 19th ऑफ नवंबर 1986 में इसको एक्शन में लाया गया, होल कंट्री में अप्लाई किया गया। ये एक्ट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए अलाउ करता है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही सब है जो यहाँ पर हम लोग ऊपर पढ़ के आए, वही चीज़ है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, लैंड, प्रिवेंट हैजार्ड्स टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इम्प्लीमेंट डिसीजंस, जो भी डिसीजन 1972 में तबलीसी एक्ट में लिया गया था, ठीक है, उसके सॉरी 1977 में भी लिया गया था, वो सब के अकॉर्डिंग भी चलना। यूएन कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस का बात हो रहा है, उस टाइम भी बात हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब भी फॉलो करने के लिए। फिर आपका आ गया टू कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, जो अलग अलग अथॉरिटीज बनाया गया, टाइगर, नेशनल टाइगर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, फिर आपका अलग अलग सेंचुरीज हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो जो अथॉरिटीज बनाया गया, उन सबको मतलब क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना, ताकि वो लोग साथ में रहे और ऑपरेट कर सकें। फीचर्स क्या क्या आ जाएंगे इसमें? अलग अलग फीचर्स हैं, वही घूम फिर के एक ही बात आप लोग को बार बार रिपीट किया हुआ है, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ताकि वो लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। गवर्नमेंट को इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दे रहा है ताकि हंटिंग जैसा चीज़ कंट्रोल में रहे। हैंडलिंग, मैनेजमेंट और सेफ डिस्पोजल हो सके, जो हजार्डस सब्सटेंसेस है उसका इधर उधर ना डाला जाए, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर एक्टिव केमिकल्स होता है बहुत सारा, वो सब। रेगुलेटरी ऑथोरिटीज लाया गया सेंट्रल और स्टेट का, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रह सके। एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए कि अगर आप इस जगह में बना रहे हैं, वहाँ पर आपको सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ये भी चाहिए, बता दिए। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लाया गया,
जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा उसके लिए अप टू 5 years ऑफ जेल, फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। इंडिविजुअल का बात हो रहा है, राइट? कंपनीज वगैरह का अलग है। एनी पर्सन अलाउज एनी पर्सन टू फाइल कंप्लेंट्स इन कोर्ट अबाउट एनवायरमेंटल वायलेशन। और क्या है? empowers government official to inspect, sample and test air, water, soil और equipment for compliance। मतलब वो सारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए। और क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका लाया गया था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी आई गेस खत्म हो जाएगा। अच्छा ये देख लीजिए, 1 मार्क्स आ सकता है। व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्यों लाया गया था? ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए लाया गया था। क्लियर? इसी तरह से और एक है आपका क्योटो प्रोटोकॉल होगा। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? क्योटो जापान में, ठीक है, इसको लाया गया था उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है शायद, देखते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। और कन्वेंशन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट भी जो है खत्म हो जाता है। तो आपका यूनिट 3 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही सिमिलरली हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में मूव कर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज है ये बताइए, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? बहुत रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है तो उससे बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, हम लोग का नेचुरल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो ये क्यों होता है? देखो जब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है, कि किसी भी कंट्री का जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है, तो वो कंट्री धीरे धीरे ओवर पॉपुलेशन की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज है? पॉपुलेशन ग्रोथ इसका इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन अ रीजन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड मेनली ड्यू टू मोर बर्थ्स एंड लेस डेथ होगा। देन डेथ है तो ठीक है, लेस डेथ हो सकता, एंड माइग्रेशन गेन्स। समझ में आया? ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसका क्या है इम्पैक्ट? क्या इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन डिटेल? इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? पहला है रिसोर्स डिप्लीशन। ज्यादा लोग होएगा, ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेगा। ज्यादा आदमी अगर घर में है तो वो लोग ज्यादा खाना खाता है, ऑब्वियस बात है। 3 लोग का परिवार से अगर आप 6 लोग का परिवार को कंपेयर करें तो 6 लोग का परिवार ज्यादा खाना खाता है। सिमिलरली रिसोर्सेज जो हो गया, फूड, वाटर, आपका एनर्जी, रॉ मटेरियल्स, आपका लिविंग स्पेस, ये सब ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है हाउसिंग और फार्मिंग के लिए ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि शहर में जगह बची नहीं है, फॉरेस्ट काट के कॉलोनीज बनाया जा रहा है। पोल्यूशन, ज्यादा लोग ज्यादा पोल्यूट करेगा। सीवेज वगैरह बढ़ गया है, आपका सिटीज में पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोग ज्यादा गाड़ी खरीदते हैं, ज्यादा लोग गाड़ी रास्ते पे निकालते हैं, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। दिल्ली का तो हाल आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी खत्म हो रहा है क्योंकि हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स जो है वो सब खत्म किया जा रहा है। समझ में आया? क्लाइमेट चेंज, इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है क्योंकि गाड़ी चल रही है, पेट्रोल्स यूज हो रहे हैं, राइट? तो फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एमिशंस ज्यादा हो रहा है एसी से, आपका रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहा है। ये सब भी आगे चल के क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेगा, क्योंकि ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। अर्बनाइजेशन, सिटी ग्रोथ बहुत बढ़ गया है, जगह जगह मतलब अर्बन जगह जो है, मतलब रूरल जो जगह उसको अर्बन बनाया जा रहा है। तो वहां पर भी क्या है, अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? ओवर क्राउडिंग हो रहा है, सैनिटाइजेशन खत्म हो रहा है। सॉइल एंड वाटर डिग्रेडेशन, ओवर फार्मिंग एंड ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, सॉइल क्वालिटी और वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। उसके बाद है डिजीज स्प्रेड। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां डिजीज क्या होता है, फास्टर स्प्रेड होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन? रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जो मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसके लिए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, और आपका कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके रिगार्डिंग। तो
उन लोग को रिहेबिलिटेट किया जाता है, रीसेटल किया जाता है, नया जगह में उन लोग को जगह दिया जाता है और वहां पर सारा सुविधा दिया जाता है। इसको रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, हम छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्या है? इट रेफर्स टू मूविंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कब होता है? नॉर्मली जब वो वहां पर वो जगह अनसेफ है या रहने लायक नहीं है, समझ में आया? तो वो तब होता है। उसको क्या करना है, उन लोग को मेन गोल है, ठीक है, मेन मोटिव है कि उन लोग को नया जगह देना है रहने के लिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन क्या है? लोगों का मदद करना। का किस लिए, क्यों मदद करना, कहाँ मदद करना? नया सिचुएशन, जो नया लाइफस्टाइल, नया जगह में वो लोग आए हैं रहने के लिए, उसको वो लोग अडेप्ट कर पाए, वहां पर अच्छे से रह पाए। न्यू सिचुएशन एंड इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दे हैव बीन रीसेटल्ड। ये हो गया आपका रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये आने का चांसेस भी है। अब हो सकता है आप लोग को 2 मार्क्स वाले में मिल जाए व्हाट इज रीसेटलमेंट, तो ये लिख दीजिए, एक तो एग्जांपल दे दीजिए, आ जाइए, या रिहेबिलिटेशन दे दिया, इतना से लिख के आ जाइए, हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल मूवमेंट? डिस्कस द चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, द साइलेंट वैली मूवमेंट एंड बिग डैम मूवमेंट। ये चारों 2-2 मार्क्स का अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और ये जो आया है ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये क्या है? एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब क्या है? जब बहुत सारा लोग मिल करके, ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कुछ मूवमेंट चालू कर देता है, विद्रोह चालू कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल मूवमेंट बोलते हैं, राइट? इसी तरह का कुछ मूवमेंट का एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर के बताया गया है, कुछ मूवमेंट का एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर के बताया गया है हम लोग को, तो उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि बिश्नोई मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, तो पढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1970s में स्टार्ट हुआ था। चिपको मीन्स जुड़ो, चिपक जाओ, हग करो, राइट? इट वाज टू हग द ट्रीज। जब बहुत ज्यादा लॉगिंग्स बढ़ गया था, जो हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेंटर, जो मतलब जो लकड़ी लाता है, लॉग्स, उसको लॉग बोलते हैं, ठीक है? कारपेंटर जो बड़ा लकड़ी का वो लाता है, उसका बार्क लाता है, उसको काटता है, उसको हम लोग लॉग्स बोलते हैं। तो वो लॉग जो लोग काटता है, लंबर जैक्स लोग काटता है, तो उन लोग क्या बहुत ज्यादा मतलब पेड़ काटने लगा था फॉर सेल, पेड़ को काट करके बेचने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मोस्टली वुमेन, ठीक है, क्या हुआ था, पीपल मोस्टली वुमेन हग ट्रीज टू प्रिवेंट लॉगर्स फ्रॉम कटिंग देम डाउन। उसको काटने से बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि पेड़ से हम लोग को साफ हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, राइट? और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। हम अगर नहीं भी मतलब कुछ मिस कर जा रहे हैं, आप लोग पूरा नोट्स फॉलो करिए और अच्छे से पढ़ के इसको जाइए, समझ गए? इम्पैक्ट क्या था? मूवमेंट बहुत मतलब हद तक लॉगिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाया, पूरा तरीके से रोक नहीं पाया, लेकिन फॉरेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया। बिश्नोई मूवमेंट क्या था? बिश्नोई फैमिली, देखो सबसे पहले बिश्नोई फैमिली के बारे में सबको पता होगा, रवि बिश्नोई के बारे में भी जानते ही होंगे आप लोग। तो द बिश्नोई मूवमेंट बिगन इन 18th सेंचुरी इन राजस्थान इंडिया। राजस्थान इंडिया में जो बिश्नोई फैमिली है, उन लोग के यहाँ से स्टार्ट हुआ था। द बिश्नोई पीपल आर रिलीजियस कम्युनिटी नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये लोग ना, एक्चुअली ये लोग वन देवता का पूजा करते हैं, वन देवी का, वन देवता का, ठीक है? तो इन लोग मतलब नेचुरल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट और आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा कमिटेड है। समझ में आया? इस टाइम क्या हुआ था, 1730 के टाइम में एक बिश्नोई लीडर अमृता देवी, जो कि एक लेडी थी, और उसका फॉलोअर्स भी सेम ट्रीज को हक कर रहा था, ताकि ट्रीज को मतलब चिपक के खड़ा हो जा रहा था पकड़ करके, ताकि लॉगर्स ट्रीज को ना काटे, फॉरेस्ट को बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां कोई रॉयल बिल्डिंग बनाने का कोशिश किया जा रहा था। समझ गए? इसकी वजह से क्या हुआ, एक इम्पैक्ट आया, सबका अटेंशन आया कि फॉरेस्ट को बचाना है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग। समझ गए? साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में हुआ था 1970s और 1980s में, राइट? केरला इंडिया में साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। क्या था, गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना चाहती थी साइलेंट वैली में, जिसकी वजह से क्या होता, पूरा फॉरेस्ट फ्लडेड हो जाता, मतलब पानी में डूब जाता, जिससे फॉरेस्ट तो बर्बाद होता ही होता है, वहां का सारा एनिमल्स का भी लाइफ चला जाता है, एक नेचुरल हैबिटेट पूरा तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन इसको रोका गया मूवमेंट के द्वारा, और मूवमेंट जो डैम प्रोजेक्ट है उसको रोक लगा दिया, लीडिंग टू साइलेंट वैली बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। साइलेंट वैली को क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क, जिससे क्या हुआ, उसका बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया गया। अगला है बिग डैम मूवमेंट। बिग डैम मूवमेंट एक ब्रॉडर टर्म है कि वर्ल्ड में बहुत सारा मतलब मल्टीपल जगह में, वर्ल्ड में कहीं भी अगर बड़ा बड़ा डैम्स बनाया जा रहा है तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है? नदी को काट करके, नदी को रोक करके, अननेचुरली पानी को प्रिजर्व करके डैम्स बनाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये किया गया।
नॉर्मली क्या है, लास्ट टाइम बहुत सारा पीपल लोग को अपना जगह छोड़ करके दूसरा जगह जाना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ बर्बाद होता है, लोग मरते हैं, जानवर मरता है, फॉरेस्ट खराब होता है, तो वो सब के अगेंस्ट में ये मूवमेंट हुआ। अब क्या होगा, प्लानिंग और कंसिडरेशन होता है, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सब कुछ एनवायरमेंटल जो आपका पास है वो सब लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट में इस तरह का हाथ लगा पाता है। इसके बाद और तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा, ये पढ़ लीजिए, व्हाट इज इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म हम मार्क करके रखे थे। इको फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इको फेमिनिज्म एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है जो क्या बोल रहा है, हम लोग को एनवायरनमेंट को उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से हम लोग वुमेन को ट्रीट करते हैं, यानी कद्र के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ, राइट। इको फेमिनिज्म इज द आइडिया that the way we treat the environment and the way we treat women are connected, because both are often harmed by similar system of power and control. Power and control जिसके पास है वही इन लोग को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, just as nature is exploited for profit, women can face unfair treatment and exploitation. वुमेन के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन होता है के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर स्पीचलेस हो जाते हैं हम। कोई बात नहीं, someday everything will be fine, let's see। तो नेचर में भी यही बात है कि नेचर को और वुमेन को बहुत ही इज्जत, मान सम्मान के साथ, बहुत ही कद्र के साथ, आदर के साथ ट्रीट करना चाहिए, उन लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन लोग को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। और इको फेमिनिज्म यही आइडिया है। इको फेमिनिस्ट बिलीव दैट इफ वी रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर बोथ वुमेन एंड एनवायरनमेंट, वी कैन क्रिएट अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप एनवायरनमेंट और वुमेन को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट और केयर करोगे तो आप आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन्स है, उसके लिए एक अच्छा वर्ल्ड बना सकते हो। इसके अलावा और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। के बाद हम लोग चलेंगे सीधा यूनिट 4 डिजास्टर अवेयरनेस पे। तो यूनिट 4 डिजास्टर अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कहाँ गया, सॉरी, ये है डिफाइन हैजार्ड्स या हैजर्ड्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स क्या चीज है और कितना तरह का हैजर्ड होता है, ये बताने के लिए बोला जा रहा है। तो आ जाते हैं। हैजर्ड्स आर थिंग्स और सिचुएशन दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज। हैजर्ड्स क्या है? थिंग्स है, कुछ चीज है या सिचुएशंस है जिनसे क्या होता है, कुछ नुकसान या क्षति, हानि जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो सकता है। टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स क्या है? फिजिकल हैजर्ड्स, these are dangers from physical sources. For example, a slippery floor can cause someone to fall. मतलब इससे फिजिकल सोर्सेज से क्या होता है, फिजिकल कुछ सोर्सेज है जिनकी वजह से जो नुकसान होता है। केमिकल हैजर्ड्स, हार्मफुल केमिकल्स, मतलब इनटेक हो जाए, जब सपोज कोई हार्मफुल गैस हो गया या फिर किसी तरह का केमिकल अगर आप मतलब इनटेक कर रहे हो तो पेट में जाकर के प्रॉब्लम होगा। या हार्मफुल गैस से बहुत सारा सीरियस मेजर प्रॉब्लम्स होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये हार्मफुल केमिकल से, केमिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या होता है? डेंजर फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस, ये इन लोग से जो होता है, जैसे कि कोविड-19 था वायरस से, ठीक है। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स, ये क्या है? हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, काम करने का जो तरीका है, रहन सहन है, उसके हिसाब से मतलब जो हैजर्ड्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटिंग एट अ डेस्क इन अ बैड पोस्चर कैन लीड टू बैक पेन। अब अगर आप ऑफिस जाकर के 8-9 घंटा बैठे हुए हो और एक अजीब तरीका का पोस्चर में बैठे हुए हो तो आपका क्या होगा? अल्टीमेटली जो आपका आपका बैकबोन है वो डैमेज होने लगेगा। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या है? स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेन से जो हैजर्ड होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड। टू मेनी आवर्स विदाउट ब्रेक, वर्किंग टू मेनी आवर्स विदाउट ब्रेक कैन लीड टू बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब स्ट्रेस मतलब हो जाता है जब, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना, उसको हम लोग बर्नआउट बोलते हैं। समझ रहे आप लोग? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका। वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हार्म्ड बाय अ हैजर्ड, मतलब एक हैजर्ड से कोई चीज कितना ज्यादा हार्म हो सकता है, उसको हम लोग उसका वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, राइट। For example, a house made of wood is more vulnerable to fire than a house made of brick. Clear? Risk is the chance that a hazard will actually cause harm. मतलब ये रिस्क का मतलब वो चांस है, मतलब वो चांस या वो पॉसिबिलिटी
कि इस हैजर्ड से कितना पॉसिबल डैमेज हो सकता है, मतलब मतलब ये हैजर्ड जो है इससे डैमेज हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है। क्लियर? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ लाइकली अ हैजर्ड इज टू ऑकर एंड हाउ बैड द इम्पैक्ट वुड बी। कॉम्बिनेशन किस चीज का है कि कितना चांसेस है होने का, और अगर होगा तो कितना डैमेज हो सकता है। फॉर इंस्टांस, इफ अ फ्लड is very likely and it would cause a lot of damage to a town, the risk is high. क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ। थोड़ा सा पेज क्लियर कर देते हैं इसी बात पे, है ना, तालमेल बैठा लेते हैं हम भी थोड़ा। चलिए, वेरी गुड। के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। बेसिकली पढ़ के जा सकते हो क्योंकि एमसीक्यू में आएगा, राइट। जो 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, तो पढ़ना तो आपको है ही। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है वो हम समझा रहे हैं। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर क्लासिफिकेशन? डिजास्टर क्लासिफिकेशन मतलब डिजास्टर को जिस तरह से बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में, कैटेगरी में, उसको हम लोग डिजास्टर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, राइट। डिजास्टर क्लासिफिकेशन इज अबाउट ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर बेस्ड ऑन व्हाट कॉजेज देम एंड हाउ दे इम्पैक्ट पीपल एंड प्लेसेस। कैसे बांटा गया है, कैसे वो लोग कॉज होता है, मतलब कैसे ये डिजास्टर क्रिएट हो रहा है, और किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है, किसको, लोगों को, जगह को। समझ में आया? समझते हैं। चलिए, नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचर से होता है, नेचर से जो हैजर्ड्स कॉज हो रहा है उसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, अर्थक्वेक्स होता है, फ्लड्स होता है, हरिकेन्स होता है, राइट। जो ऐसे 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 तूफान नहीं आता है हवा का, हरिकेन, राइट, तो उसको बोलते हैं। फिर आपका मैन मेड डिजास्टर होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से जो डिजास्टर कॉज हो रहा है, जैसे कि ऑयल स्पिल, ओशन में ऑयल स्पिल्स होता है जिसकी वजह से प्रॉपर सनलाइट नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है, पानी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, हीट रेगुलेट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ओशन लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, राइट। तो ऑयल स्पिल्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गया, मतलब एक्सप्लोजन हो जाना फैक्ट्रीज में या मिल्स में, केमिकल लीकेज हो जाना, समझ रहे हो, तो ये सब है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज क्या है, यहाँ पर जब अचानक से डिजास्टर क्या बढ़ जाता है या फिर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, जैसे कि वॉर जोन, अचानक से वॉर हो गया, जैसे रशिया यूक्रेन अचानक से हुआ, इतना टाइम तक चल रहा, समझ में आया, तो ये क्या होता है, अपना कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज में आता है। अब डिजास्टर क्लासिफिकेशन क्या करता है, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजास्टर एंड डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड। समझ में आया, कैसे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, ये समझाता है डिजास्टर क्लासिफिकेशन हम लोग को। समझ गए? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी एंड लैंडस्लाइड? ये सब आप लोगों को पता है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। फ्लड मतलब वाटर कवर्स लैंड, अर्थक्वेक मतलब शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, क्या पता 1-2 मार्क्स में आ जाए, दो चीज दे दिया बोला 2 मार्क्स में, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इज अ लार्ज पावरफुल स्टॉर्म। समझ में आया? सुनामी क्या है, सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स, सुनामी आ जाता है। लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड मतलब आज मतलब जो मास रॉक्स और सॉइल है ऊपर से खसक के नीचे आ जाता है, यही सब है। मैन मेड डिजास्टर भी सब सब आप लोग को पता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, फालतू और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, ये सब आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा ना आप लोग, तो भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? नेचुरल डिजास्टर, ये सब जो जो हुआ था इंडिया में कुछ पुराना, देखो जैसे रिसेंटली अम्फान आया था कोविड के टाइम पे 2020 के बाद, 2021 में यास, फिर 2023 में बिपर जो है, या फिर जो भी नाम था भाई, इतना नाम मेरे से याद नहीं रहता, तो यही सब है। भोपाल गैस गैस डिजास्टर, भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, बड़ा क्वेश्चन मेरे को चांस कम लग रहा है बड़ा क्वेश्चन में आने का, बट आप लोग पढ़ लेना एक बार, राइट। चलो, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, इसमें से मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चंस नहीं देगा, कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, ये जो बीत गया उसको पढ़ के अभी आप क्या करिएगा, राइट। मेरे हिसाब से तो अब सीयू वाला भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम बोल रहे पढ़ के जाइएगा, ये मत बोलिएगा कि सर बोले थे नहीं पढ़ के जाने हो जाएगा, ऐसा नहीं, हम बोल रहे बार बार पढ़ के जाइए। कोविड 19, कोविड 19 क्या था, एक इन्फेक्शियस डिजीज था जो एक वायरस से कॉज हुआ था, राइट, नोवल कोरोना वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं। 2019 के एंड से ये चालू हुआ था, क्या क्या स्प्रेड कैसे हुआ, सिम्टम्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 50-50 चांस है, पूछ सकता है, ये सब आप लोग को पता है, राइट, इसमें इतने कुछ बताने लायक है नहीं। अच्छा, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर वार्निंग क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इससे क्या होता है, बहुत सारा टूल्स और प्रोसेसेस है, इससे क्या मतलब अनहोनी दुर्घटना जो हो सकता है वो सब प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पहले से पता है, मतलब पता करा जा सकता है। इससे क्या होता है, हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि क्या रिस्क है, कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे बचना है, कोई एक्शन लेना है या नहीं, सेफ कैसे रहना है, वो सब के बारे में अवेयर कर देते हैं, राइट। जैसे
आप लोग देखते हैं जब हैवी विंड्स वगैरह बंगाल में स्टार्ट होता है, जब साइक्लोन होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से हम लोग को मैसेज भी आता है सबके मोबाइल में, राइट? तो वही सब है और कुछ है नहीं। की एलिमेंट्स क्या है, देखो, रिस्क एनालिसिस, कितना बड़ा रिस्क है वो सब पता करना है, हैजार्ड्स और वल्नरेबल रेडियस पता करना है, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, सेंसर, सैटेलाइट और वेदर स्टेशन से पता करना है, कम्युनिकेशन, देखो, पब्लिक को सायरन्स के थ्रू, मोबाइल एसएमएस के थ्रू, रेडियो या टीवी, एक्चुअली न्यूज़ वगैरह के थ्रू सब कुछ बताना, रिस्पॉन्स करना, पीपल को बताना कि किस तरह से क्या एक्शन लेना है, कैसे बचना है, क्या करना है, वो सब। और इफेक्टिव डिजास्टर वार्निंग सिस्टम से बहुत सारा लाइफ बच जाता है। चलिए, लास्ट चैप्टर भी आ गया आप लोग का, इसका मतलब बहुत करीब है हम लोग ये वीडियो एंड करने के और आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करने के। ठीक है, करवाते हैं आपका यूनिट 5, रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है ना, ये चैप्टर देखो, इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं हम लोग का नोट्स में, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, लिंक वगैरह सब अटैच कर दिया जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं दिया, तो आप लोग ने ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना, ठीक है? हम इसका एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा है नहीं, जितना कराएं अच्छा है, ये जो करवा देंगे मेरे हिसाब से अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए इनफ है। अब बाकी सारा भी आप लोग कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, आप लोग का बेटरमेंट रहेगा, नथिंग एल्स। क्या है, आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाइएगा कि अगर सर जैसे हम अगर कुछ मिस आउट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं, तो वो भी आप लोग क्या करिएगा, वो भी आप लोग कवर कर पाइएगा, राइट? जैसे आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्रेस प्रोसेस। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, लाइफ टाइम चलने वाला लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो, ऐसा नहीं है कि अब अभी एक बार कुछ सीख गए तो आगे चल के नहीं सीखने से होगा। देखो, आप जब जब कुछ मतलब सीख रहे हो, उसको आप जब अप्लाई करोगे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो आप अगली बार जब उसको अप्लाई करोगे, तो जब नया सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से आप अडेप्ट करोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया समझ में आएगा, तो जब जब आप उसको यूटिलाइज करोगे तब तब आप कुछ नया सीखोगे, राइट? तो इसीलिए क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। लोगों को नेचर के बारे में समझने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा। नेचर इतना छोटा नहीं है कि आप एक बार में सीख के उसके बारे में सब कुछ जान जाओ। आपको हिस्ट्री जानना होगा, आपको करंट अफेयर्स जानना होगा, आपको सोशल स्टडीज चाहिए। तो ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, जिंदगी भर एनवायरनमेंट के बारे में आपको सीखते रहना पड़ेगा, राइट? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, राइट? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एबिलिटी चाहिए, और क्या बोला है, लाइफ स्किल्स जैसे कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज के मतलब तरफ बढ़ सकते हैं, राइट? और क्या है, यही है। फिर पिडागोजी, पिडागोजी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखो, पिडागोजी का सिंपल सा मतलब यही है, पिडागोजी उसका नाम है, नाम किसका, जो स्किल्स और टेक्निक यूज होता है, जो मेथड्स यूज होता है, अप्रोचेस यूज होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको पेडागोजी बोलते हैं, राइट? इसमें की एलिमेंट्स क्या है, पहला तो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स करके, नया नया तरह का एक्सपेरिमेंट्स करके और समझा करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, राइट? और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होता है, नेचर में जा करके पौधा लगाना, किसी चीज़ से कैसा क्या रिएक्शन हो रहा है वो सब समझाना दिखाना, वही सब। सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। ह्यूमन क्या है, जैसे नेचर है ह्यूमन का, और जो नेचर है, ह्यूमन और नेचर, ये लोग आपस में क्या है, कनेक्टेड है। से नेचर से हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलता है। जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ऑक्सीजन है, फिलहाल तो हम यही जानते हैं, राइट? दूसरे नंबर पे आपकी बाबू सोना आती होगी या आते होंगे, लेकिन पहला नंबर पे अभी भी ऑक्सीजन इस लिस्ट को टॉप करता है। तो क्या है, हम लोग का सिस्टम जो है, हम लोग को समझना होगा कि हम लोग नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है और नेचर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स क्या करेगा, एनालाइज करेगा प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। जब क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा। समझ में आ रहा है? एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्शन ओरिएंटेड मतलब चीज ऐसा सिखाना है कि जब रियल वर्ल्ड में जरूरत पड़े उसको अप्लाई कर सके, उसको चीज को अप्लाई करके समझ के यूज कर पाए। वैल्यू और एथिक्स, इससे क्या होगा, बहुत सारा वैल्यू और एथिक्स हम लोग को, मोरल जो वैल्यूज है, एथिक्स है, सोशल नॉर्म्स है, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। समझ गए? कुछ मेथोडोलॉजीज है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट? इंक्वायरी, प्लेस, प्रोजेक्ट, ये सब उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा भी नहीं यहाँ से। फॉर्मल और इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? देखो, फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन में होता है आपका कोर्स बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड, करिकुलम बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड, इंस्ट्रक्टर बेस्ड,
ठीक है, ये सब क्या होता है कहाँ से होता है? स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, राइट, कैंपिंग्स में करवाया जाता है। तो ये क्या है? फॉर्मल एडुकेशन है एनवायरनमेंट के बारे में, राइट। उसके बाद है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है? फॉर्मल एडुकेशन के बाहर जितना कुछ है सब इनफॉर्मल है, जैसे कि न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हाँ, कुछ छोटा मोटा पैम्पलेट के थ्रू, कुछ प्रमोशंस के थ्रू, ये सब क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू, ये सब हो गया आपका इनफॉर्मल एडुकेशन। एनजीओज का रोल क्या रहता है? एनजीओज बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। देखो, एनजीओज और गवर्नमेंट का रोल जो है ना, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मार्क कर ही देते हैं, राइट। देखो, करिकुलम लाते हैं, पूरा डेवलपमेंट करते हैं, चीज़ को मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज लाते हैं, कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, ये सब रोल्स है एनजीओ का भी और गवर्नमेंट का भी। देखो, एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काम सब सेम है, लेकिन एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट है, ठीक है? और गवर्नमेंट को देखो, वैसे भी तो हम लोग का टैक्स का ही पैसा से काम कर रहा है, तो वो पब्लिक के लिए वैसे भी उसको काम करना ही है, राइट। इन लोगों का काम, एनजीओ का और काम है कि पॉलिसी को एडवोकेसी करेगा, यानी आपको जो पॉलिसीज है जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, सस्टेन किया जा सके, वो सब का तरफदारी करता है, राइट। तो ये सब एनजीओ का काम है, के अलावा और कुछ खास ज़्यादा काम है नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लास्ट का चैप्टर है, उतना कुछ डिटेल में जाने रहे, सब आप लोग अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़े हुए ये सब सब्जेक्ट में कुछ खास है नहीं। देखो, करिकुलम डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग, पॉलिसी रेगुलेशन, फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आपको कैंपिंग चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो गवर्नमेंट के थ्रू लेना होगा। रिसर्च और डेटा कलेक्शन, आप रिसर्च करने के बाद ही कुछ अच्छा कर पाओगे ना, रिसर्च करोगे तब तो पता चलेगा क्या ठीक करना है। समझ में आ रहा है? रोल ऑफ आईटी। आईटी वाले लोग क्या कर सकता है? आईटी वाले लोग प्रमोशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। प्रमोशन जैसे कि डेटा के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, हाँ, एसएमएस वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब होता है रियल वर्ल्ड में। ये सब कैसे होता है? यही सब अभी एक्चुअली तो वर्ल्ड में तो यही हो रहा है, ऑनलाइन के थ्रू, फोन के थ्रू सब कुछ होता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, लर्निंग्स है एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब भी इसके थ्रू, आईटी के थ्रू हो सकते हैं, राइट। की रोल्स क्या है? एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट और डेटाबेसेस का एक्सेस है, जहाँ पर जाकर के आप लोग बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग्स प्रोवाइड कर सकता है। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म में जिसको जितना नॉलेज है उसके लेवल के हिसाब से, जिसको जितना गेन करना है उस लेवल के हिसाब से अलग अलग सबका सेपरेट कोर्सेज बनाया जा सकता है। सिटीजन साइंस, ये सब ऐप्स वगैरह के बारे में बोला। रिमोट एंड इंक्लूसिव ई लर्निंग, ठीक है। रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया देखो, आपको पता है न्यूज़ वगैरह का बात हो रहा है, देखो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये तीनों मिला करके मास मीडिया होता है। तो ये तीनों में जो मैगजीन्स हो गया आपका, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गया, सोशल मीडिया में पोस्ट्स हो गया, तो ये सब के थ्रू अवेयर करवाना लोगों को किसके बारे में? एनवायरनमेंट और उसका प्रोटेक्शन के बारे में, राइट। यही हो जाता है आपका सिलेबस खत्म। तो सिलेबस खत्म सर, इतना पढ़ने से जितना आप बताएं वही कर लेते हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हो जाएगा? नहीं, हम ना पहले बोले थे और ना अभी ये बात बोलेंगे। हम जितना पढ़ाएं सिर्फ उतना में नहीं होगा, आपको अपना मेहनत करना होगा, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हम समझाएं, जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को वो क्वेश्चंस आपको बता दिए, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिए, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता था वो क्लैरिटी दे दिया आपको। अब क्या करना है? हम जो बताएं वो तो रखना ही है ध्यान में, उसके अलावा सब क्वेश्चन में एक बार नज़र दौड़ा लेना है, कि 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज भी रहेगा, तो उसका भी आंसर्स आपको पता रहना चाहिए। तो वो सब आपको थोड़ा गो थ्रू करके, थोड़ा पढ़ के पता चल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट एडू क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर को जा करके आप लोग मैसेज करो, ताकि आप लोग को फर्दर डिटेल्स वगैरह मिल सके। और किसी को भी कोई भी इंक्वायरी वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। इसी तरह का और वीडियोस और मैराथन आप लोग के लिए क्लासेस लाते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।